दफ्तरों में जाकर देखें, एक पैसे की रिश्वत नहीं, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, सारे काम फटाफट हो रहे हैं। एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटा काम तो हो ही रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें इज्जत मिल रही है, हमें बिठाकर बात करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उस अधिकारी से मिलो कहकर चक्कर कटवाते थे। अब न रिश्वत है न भ्रष्टाचार, काम तुरंत हो रहे हैं, लोग चैन की सांस ले रहे हैं। उन्हें देखकर हमें जो खुशी मिलती है वो अलग ही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्यों ये सब नहीं हो सकता क्या? अगर दिल में चाह हो तो सब हो सकता है। अब हो रहा है ना। उसी तरह इस L&T कंपनी के साथ 18,600 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इससे लगभग 8,200 लोगों को रोजगार मिलेगा और मैं उन 3 जिलों के लोगों के लिए ही इतने रोजगार की बात कर रहा हूं। कुरुवई की खेती के लिए 134 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। हमारे किसानों के लिए मैं आज भी कहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आपके साथ ये सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। आने वाले अरिंगर अन्ना के जन्मदिन पर आपके भाई की सरकार की तरफ से थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम की घोषणा की जाएगी। ये सब पूछ रहे थे ना कि वादे किए थे, क्या हुआ क्या हुआ? हम उस बुरी ताकत की तरह नकली मामा नहीं हैं, असली मामा हैं, समझे? असली, बिल्कुल असली मामा। इस बुरी ताकत के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में हमने जो श्वेत पत्र जारी किया था ना, अगर उसे संक्षेप में कहें तो वो एक टूटे हुए बर्तन में पानी भरते जा रहे थे। बर्तन हमेशा खाली ही रहा, लेकिन वो पानी कहां गया किसी को नहीं पता, भगवान ही जाने। और ये जो मैंने बताया, ये तो बस एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में आप अपनी सरकार का असली रूप देखेंगे। आगे मुंह खोलो सीएम। अरे वाह, आप अपने सीएम के दिल पर ही वार करके आए हैं, वो तो कमाल था। कहते हैं कि बोलो बोलो, और जब बोलो तो उठकर भाग जाते हैं। अब से भाषण शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, इस पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, पहले सारे दरवाजे बंद करके ताला लगा दीजिए। ऐसा कहकर ही भाषण शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते ही वो उठकर भाग जाते हैं। 5 मिनट के भाषण पर ही उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा बोलेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं कि क्या विजय भी राजनीति पे बात करेगा? ठीक है भाई, हमें क्या पड़ी है, हम अपना काम करते हैं, उनके बारे में क्यों बात करना। और जब चुप रहो तो कहते हैं कि विजय को तो राजनीति पे बात करना ही नहीं आता। कि इस तरह की बातें कि मेकेदातु बांध के बारे में क्या पता है, विजय ने उस पर बात क्यों नहीं की, इस तरह जब से हम राजनीति में आए हैं एक गुट बस कमियां ही निकाल रहा है। सवाल जवाब का खेल तो हमें भी आता है, शुरू करें क्या? इस मेकेदातु बांध से जुड़े मामले में तमिलनाडु की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कब खारिज किया था? तब किसकी सरकार थी और उन्होंने ठीक से पैरवी क्यों नहीं की? अगर आपने ठीक से पैरवी की होती तो वो खारिज नहीं होती ना। क्या स्टालिन सर ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया? क्या हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं? क्या ऐसे सवाल पूछने पर ही माना जाएगा कि हमने मेकेदातु बांध पर बात की है? कहते हैं कि वहां के सीएम बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो हमें अपने राज्य के अधिकारों को जहां बचाना है उसके लिए काम करना जरूरी है। सिर्फ चुनौतियां देना, उकसा कर देखो मैं कौन हूं, छू कर देखो, ऐसी बातें करने से काम नहीं चलता। सिर्फ बातें करके बात को बढ़ाना, किसी और पर दोष मढ़ना और फिर जनता को बीच राह पर छोड़ देना, अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो हमें ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसा करने भी नहीं वाले। हमारा तरीका है काम ज्यादा बातें कम, यही हमारी पॉलिसी है। इसीलिए हमने विधानसभा में वो सरकारी प्रस्ताव पेश किया था, उसे कैसे आगे बढ़ाना है वो हम अच्छे से करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से उस परिसीमन को फिर से लागू करने की बात चल रही है। चाहे कोई भी परिसीमन लाए, तमिलनाडु इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।
हमारा हक कोई नहीं छीन सकता और न ही हम छीनने देंगे। जब हम ऐसे खड़े हैं तो ये बुरी ताकत डीएमके कहां खड़ी है, किसके दरवाजे खटखटा रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं लोगों। ये बुरी ताकत और वो खत्म हो चुकी ताकत अलग नहीं है, ये सब मिले हुए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या आप ऐसा ऐलान कर सकते हैं? क्या साबित कर सकते हैं? आने वाले इस उपचुनाव में इसे साबित करके दिखाइए, फिर बात कीजिएगा। लोगों, मेरे दिल से करूर कभी दूर नहीं हो सकता। हमारे साथ जो दुखद हादसा हुआ, हमारे खिलाफ जो साजिश और चाल चली गई, उसे आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है ना। इसीलिए ताकि आगे कोई ऐसी राजनीतिक साजिश या चाल चलने की सोच भी न सके, करूर में हमारी टीवीके की तरफ से एक स्मारक बनाया जाएगा, ये मैं ऐलान करता हूं। और करूर से पूरे तमिलनाडु के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी टीवीके सरकार सिर्फ आपके लिए ही काम करेगी। बुनियादी जरूरतों को पहले पूरा करना होगा। एक तरफ वित्तीय स्थिति को सुधारते हुए, दूसरी तरफ अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से हम एक एक करके काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा आपकी ही सरकार रहेगी और ये विजय हमेशा आपका ही विजय रहेगा। आप पूरे हक के साथ अपनी सरकार के पास आ सकते हैं। जब से इस बुरी ताकत की सरकार खत्म हुई है, तब से ये न जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। कभी सोफा कहते हैं तो कभी वॉशिंग मशीन कहते हैं। इस राजनीति का व्यापार करने वाली वेंडिंग मशीन तो वो खुद हैं। कौन? ये डीएमके वाले। और ये हमें देखकर वॉशिंग मशीन कह रहे हैं। चुनाव में वोट के लिए पैसे देने के उस चलन को, उस संस्कृति को हमने खत्म कर दिया है। मिस्टर गुप्ता बढ़िया इंसान। मिस्टर गुप्ता की है अपनी दुकान, मार्केट में है इनका नाम, कस्टमर्स करते हैं खूब डिमांड, पर दुकान में सामान नो टिक टिक। डिमांड हो गई ज्यादा और सामान पड़ गया कम। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि IIFL फाइनेंस से होगा क्विक डिस्बर्सल ऑफ लोन, जो करेगा बिजनेस की जरूरतें पूरी। IIFL फाइनेंस, तरक्की के साथ ही। बस भागे जा रहे हैं। देखो वो आ रहा है शिकारी, वो बस भागे ही जा रहे हैं। एक और सज्जन विदेश में जाकर छिपे हुए हैं। विदेश का नाम सुनते ही आप स्टालिन सर मत समझ लेना, वो नहीं है। स्टालिन सर के लिए तो मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह है। वो नहीं है, ये कोई और हैं जो सिंगापुर चेकअप के लिए गए थे। नो, न जाने जांच में और कितने लोग फंसने वाले हैं। अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो साफ मना कर दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई ज्यादा दबाव बनाए तो कहिए कि ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे विजय हैं, ये हमारे विजय की सरकार है। ऐसा पूरे दम से कहिए। लोगों, जब आप साथ हैं तो सिर्फ रिश्वतखोरी ही नहीं, सत्ता के नशे में चूर कोई भी हो वो घुटने टेक देगा। ये जो कर्तव्य, गरिमा, अनुशासन के सिद्धांतों वाली पार्टी हुआ करती थी, आज उसका क्या हाल है ये आप अच्छे से जानते हैं। यानी इस टीवी के पार्टी के अध्यक्ष का विरोध करने का उनका एक कारण है, क्योंकि उन्होंने उनके धंधे पर पानी फेर दिया है। क्या? उन्होंने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करने की बात करके आपकी राजनीति को सड़क पर ला खड़ा किया है, और जनता भी सिर्फ उसी पर भरोसा कर रही है। तो इस विजय का विरोध करने का उनका एक राजनीतिक कारण है, यह समझा जा सकता है। लेकिन आज इस विजय को जनता ने वोट देकर जिताया है, अपना फैसला सुनाया है और लोगों के काम करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। लेकिन आप लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अभी भी आप ही सत्ता में हो। विजय को करूर नहीं जाना चाहिए, विजय को यहां नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आप सत्ता में थे तभी आपने इतने नियम बनाए थे, SOPs बनाए थे, स्टालिन सर ने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये क्या बात हुई सर?
मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्या आप अभी भी सपने में हैं? पहले जागिए, हकीकत में आइए। आपकी सरकार को गए और टीवीके की सरकार आए बहुत समय हो गया है। ठीक से पढ़ो कहकर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके सिर पर जोर का झटका दिया है, इतनी बड़ी फटकार के बाद भी अगर ये डीएमके नहीं सुधरती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जीत हार तो राजनीति में चलती रहती है सर, उसके लिए सत्ता के पीछे इस तरह पागल होने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे के लिए ही कह रहा हूं, साफ सुथरी राजनीति कीजिए। ओहो, वो तो आपको आती ही नहीं है ना। इस बुरी ताकत को सुधारा नहीं जा सकता, और अगर ये सोचें कि वो खुद सुधर जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होने वाला। इसलिए आने वाले इस उपचुनाव में लोगों, इस बुरी ताकत डीएमके को अच्छे से सबक सिखाइए। भरोसा रखिए लोगों, सब अच्छा होगा, जीत हमारी ही होगी। मेरे दिल में बसने वाले करूर के मेरे अपनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, दिल में कुछ दर्द और जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकता, है ना। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम भी बहुत सारे दर्द और जख्मों को झेल कर ही यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे गहरा दर्द और जख्म मुझे मिला, वो करूर का वो हादसा ही था। जनता से मिलने के लिए जनता से मिलना है, उनकी समस्याओं पर बात करनी है। इसी मकसद से हमने इस जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की थी और त्रिची, अरियालूर, नागपट्टिनम, तिरुवारूर, नमक्कल, करूर जैसी जगहों पर जा रहे थे। अरियालूर की वो मीटिंग खत्म करके पेरंबलूर जाने से पहले पेरंबलूर पुलिस ने हमें अलर्ट किया था कि यहां भीड़ बहुत ज्यादा है, देर हो चुकी है, आप मत आइए, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, पुलिस ने कहा तो हमें उनकी बात माननी ही थी। साथ ही पेरंबलूर के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम भारी मन से वापस लौट गए। उसके बाद हमने पेरंबलूर के लोगों से माफी भी मांगी। उसी तरह जब हम नमक्कल की मीटिंग खत्म करके करूर आ रहे थे तो करूर पुलिस भी हमें अलर्ट कर सकती थी ना। कि नहीं सर, यहां उम्मीद से ज्यादा भीड़ है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मत आइए। और पुलिस चाहे तो वो मीटिंग कैंसिल कर सकती है अगर उन्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गलत होने की आशंका है। उनके पास मीटिंग कैंसिल करने का पूरा अधिकार है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा कुछ भी न करके हाईवे से उस जगह तक पुलिस खुद हमें अंदर लेकर आई। वो जो नाटक हुआ था ना, मैंने भरोसा किया, पूरा भरोसा किया। उस दिन जब करूर पुलिस से बात हुई तो मैंने उन्हें थैंक्स भी कहा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई नाटक चल रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये सब किसके कहने पर किया गया? ऐसा करो, वैसा करो, अगर ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो वो करना, इस तरह के निर्देश देकर दबाव बनाने वाला कौन है? उस हादसे में हमने किन किन लोगों को खोया है जानते हैं आप? टीवी पर जब भी मेरी कोई फिल्म या गाना आता था तो अम्मा विजय मामा कहकर अपनी मां से हंसते हुए बात करने वाले, टीवी स्क्रीन को छूकर चूमने वाले
मेरी बहनों के उन प्यारे बच्चों को हमने खोया है यार, जो बच्चे अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। किसी मैगजीन में मेरी फोटो देखकर जो मासूमियत से मुस्कुरा उठते थे, भगवान जैसे उन मासूम बच्चों को हमने खोया है यार। मेरी बहनें, भाई और पूरे परिवार को खोकर जो दर्द मैं झेल रहा हूं, उस पर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे की साजिश क्या थी, इस दर्द के साथ मैं घर पर बैठा हूं और आप कह रहे हैं कि मैं भागकर छिप गया। मुंह में जो आया वही बकते रहोगे क्या? लोगों, मैं आप ही से पूछता हूं, उस दिन वहां इतनी भीड़ थी, क्या उस भीड़ के हिसाब से पुलिस ने सुरक्षा दी थी? एक पुलिस अधिकारी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि यह जगह हमने खुद चुनी थी। इसका क्या मतलब है? इतना दर्द, इतने जख्म देने के बाद भी सारा दोष हम पर डालकर आप इसमें अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और बिना किसी शर्म के विधानसभा में स्टॉलिन सर सारा दोष हम पर मढ़कर राजनीति कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे लिए आए लोगों को इंतजार करवाकर फायदा उठाने वाला नेता नहीं हूं मैं। लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। जिस जनता ने मुझे सब कुछ दिया, उनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए राजनीति में आया है ये विजय। उनका कर्ज चुकाने के लिए ही राजनीति में आया है ये विजय। आप लोग तो इस विजय को अच्छी तरह जानते ही हैं, लेकिन हम सभी को इतने दर्द और जख्म देने वालों को आपने इस 2026 के चुनाव में करारा जवाब दे दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है लोगों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वो कभी दोबारा सिर न उठा सकें, ऐसा हमेशा के लिए एक सबक आपको उन्हें सिखाते रहना होगा। क्या उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं अपने लोगों को छोड़कर भाग जाऊंगा? कोई कुछ भी कहे, मैं अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और कल भी कहूंगा, पूरे दम से कहूंगा, शान से कहूंगा, पैसा या जनता, अगर यह सवाल हो तो मेरी जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। लोगों, आपके सामने मेरे लिए पैसा वैसा कोई मायने रखता है क्या? हम पर इतने आरोप लगाते हैं ये लोग, क्या ये लोग मेरी तरह खुलेआम बोल सकते हैं? क्या उनमें वो दम है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे लोगों द्वारा चुनी गई हमारी सरकार में कमियां निकालने के लिए ये नए नए तरीके, नए नए मॉडल ढूंढते रहते हैं। हर एक विभाग में वो पार्टी फंड, उस पार्टी फंड के नाम पर जो लूट मचा रखी है, चाहे वो ये बुरी ताकत हो या फिर वो खत्म हो चुकी ताकत, दोनों मिलकर बारी बारी से यही काम कर रहे हैं। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब विधानसभा में बात हो रही थी तो मैंने सिर्फ पार्टी फंड का जिक्र किया था। वो कौन सी पार्टी है, कैसा फंड है, किसका नाम है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ पार्टी फंड बोलते ही वो लोग ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागा हो। मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं, हमने ऐसा क्या कह दिया। वही बात है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है, मेरे पापा अलमारी के अंदर नहीं है कहने जैसा। अरे पूछिए मत, इनके साथ तो बड़ा तमाशा चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। चेन्नई में एक पुल बनाने के लिए जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुने खर्च का एक टेंडर निकाला गया था। उस पूरे मामले को खोदकर निकाला गया और अब हमने उसका पता लगाकर उसे कैंसिल कर दिया है। न जाने कितने करोड़ का घोटाला, कितने लाख का घपला खोदने पर बाहर आएगा, ये हमें भी नहीं पता। हर एक का नकाब उतर रहा है। अरे ये विजय तो एक एक करके सारी पोल खोल रहा है। ये सोचकर हर तरफ बस चीख पुकार मची हुई है, कानों से खून आना ही बाकी रह गया है। हां, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनका यही हाल होगा। इन 50 से 55 दिनों में
हमने जो काम किए हैं उन्हें मैंने विधानसभा में बताया था, लेकिन यहां भी कुछ बातें बताना चाहता हूं। बिजली विभाग में जो प्रमोशन काफी समय से रुके हुए थे, उन्हें अब जाकर हम कर पाए हैं। उसके लिए एक बहन ने रोते हुए शुक्रिया अदा किया था। वो सब कमियां निकालने वालों को दिखाई नहीं देगा, वो वीडियो नहीं दिखेगा। और जो लोग कहते थे कि रिश्वतखोरी खत्म नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकती, ये तो खून में बसा हुआ है, वो जरा सरकारी दफ्तरों में जाकर देखें। एक पैसे की रिश्वत नहीं, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं, सारे काम फटाफट हो रहे हैं। एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटा काम तो हो ही रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें इज्जत मिल रही है, हमें बिठाकर बात करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, उस अधिकारी से मिलो कहकर चक्कर कटवाते थे। अब न रिश्वत है न भ्रष्टाचार, काम तुरंत हो रहे हैं, लोग चैन की सांस ले रहे हैं। उन्हें देखकर हमें जो खुशी मिलती है वो अलग ही है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्यों ये सब नहीं हो सकता क्या? अगर दिल में चाह हो तो सब हो सकता है। अब हो रहा है ना। उसी तरह इस L&T कंपनी के साथ 18,600 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। इससे लगभग 8,200 लोगों को रोजगार मिलेगा और मैं उन 3 जिलों के लोगों के लिए ही इतने रोजगार की बात कर रहा हूं। कुरुवई की खेती के लिए 134 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। हमारे किसानों के लिए मैं आज भी कहता हूं, मेरे किसान भाइयों, आपके साथ ये सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। आने वाले अरिंगर अन्ना के जन्मदिन पर आपके भाई की सरकार की तरफ से थाई मामन गोल्ड रिंग स्कीम की घोषणा की जाएगी। ये सब पूछ रहे थे ना कि वादे किए थे, क्या हुआ क्या हुआ? हम उस बुरी ताकत की तरह नकली मामा नहीं हैं, असली मामा हैं, समझे? असली, बिल्कुल असली मामा। इस बुरी ताकत के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में हमने जो श्वेत पत्र जारी किया था ना, अगर उसे संक्षेप में कहें तो वो एक टूटे हुए बर्तन में पानी भरते जा रहे थे। बर्तन हमेशा खाली ही रहा, लेकिन वो पानी कहां गया किसी को नहीं पता, भगवान ही जाने। और ये जो मैंने बताया, ये तो बस एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में आप अपनी सरकार का असली रूप देखेंगे। आगे मुंह खोलो सीएम। अरे वाह, आप अपने सीएम के दिल पर ही वार करके आए हैं, वो तो कमाल था। कहते हैं कि बोलो बोलो, और जब बोलो तो उठकर भाग जाते हैं। अब से भाषण शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, इस पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, पहले सारे दरवाजे बंद करके ताला लगा दीजिए। ऐसा कहकर ही भाषण शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बोलते बोलते ही वो उठकर भाग जाते हैं। 5 मिनट के भाषण पर ही उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इससे ज्यादा बोलेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं कि क्या विजय भी राजनीति पे बात करेगा? ठीक है भाई, हमें क्या पड़ी है, हम अपना काम करते हैं, उनके बारे में क्यों बात करना। और जब चुप रहो तो कहते हैं कि विजय को तो राजनीति पे बात करना ही नहीं आता। कि इस तरह की बातें कि मेकेदातु बांध के बारे में क्या पता है, विजय ने उस पर बात क्यों नहीं की, इस तरह जब से हम राजनीति में आए हैं एक गुट बस कमियां ही निकाल रहा है। सवाल जवाब का खेल तो हमें भी आता है, शुरू करें क्या? इस मेकेदातु बांध से जुड़े मामले में तमिलनाडु की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने कब खारिज किया था? तब किसकी सरकार थी और उन्होंने ठीक से पैरवी क्यों नहीं की? अगर आपने ठीक से पैरवी की होती तो वो खारिज नहीं होती ना। क्या स्टालिन सर ने जानबूझकर इसे छोड़ दिया? क्या हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं? क्या ऐसे सवाल पूछने पर ही माना जाएगा कि हमने मेकेदातु बांध पर बात की है? कहते हैं कि वहां के सीएम बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? तो हमें अपने राज्य के अधिकारों को जहां बचाना है उसके लिए काम करना जरूरी है। सिर्फ चुनौतियां देना, उकसा कर देखो मैं कौन हूं, छू कर देखो, ऐसी बातें करने से काम नहीं चलता। सिर्फ बातें करके बात को बढ़ाना, किसी और पर दोष मढ़ना और फिर जनता को बीच राह पर छोड़ देना,
अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो हमें ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं है और हम ऐसा करने भी नहीं वाले। हमारा तरीका है काम ज्यादा बातें कम, यही हमारी पॉलिसी है। इसीलिए हमने विधानसभा में वो सरकारी प्रस्ताव पेश किया था, उसे कैसे आगे बढ़ाना है वो हम अच्छे से करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से उस परिसीमन को फिर से लागू करने की बात चल रही है। चाहे कोई भी परिसीमन लाए, तमिलनाडु इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारा हक कोई नहीं छीन सकता और न ही हम छीनने देंगे। जब हम ऐसे खड़े हैं तो ये बुरी ताकत डीएमके कहां खड़ी है, किसके दरवाजे खटखटा रही है, ये आप अच्छे से जानते हैं लोगों। ये बुरी ताकत और वो खत्म हो चुकी ताकत अलग नहीं है, ये सब मिले हुए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या आप ऐसा ऐलान कर सकते हैं? क्या साबित कर सकते हैं? आने वाले इस उपचुनाव में इसे साबित करके दिखाइए, फिर बात कीजिएगा। लोगों, मेरे दिल से करूर कभी दूर नहीं हो सकता। हमारे साथ जो दुखद हादसा हुआ, हमारे खिलाफ जो साजिश और चाल चली गई, उसे आने वाली पीढ़ी को बताना जरूरी है ना।